हेलो स्टूडेंट्स। आज सेट थ्योरी का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में जो पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ सवाल नहीं किया था, उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद कुछ और भी थ्योरीज को सॉल्व करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। मुझे याद है 5 एंड 6 मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिया था। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखेंगे तो ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म वही फॉर्म होता है जिसमें हम सिंबल के फॉर्म में चीज़ों को रखते हैं। सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में बहुत फर्क नहीं होता, दोनों करीब करीब एक ही चीज़ है। फ़र्क ये होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो पूरी तरह से साइन और सिंबल्स में बंधा हुआ होता है और कभी कभी बहुत हेल्पफुल भी होता है। बहुत बड़ा ना लिख करके आप छोटे से में लिख सकते हैं। और रोस्टर फॉर्म जो होता है वो पूरी तरह से कॉमा लगा लगा के एकदम सिंपल आसान भाषा में लिखा जाता है। तो हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब सिंबल के फॉर्म में लिखना है। तो हम इसका एक नाम दे देते हैं ए इक्वल्स टू। अगर आप इसको नोटिस करें तो 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 5 है, तो ऊपर भी बढ़ रहा है। ऊपर नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर है। सॉरी 8 तो है ही नहीं, यहीं तक रुक गया, नेचुरल नंबर है। और नीचे अगर आप देखें तो 2 5, इसके बीच में अगर आप कुछ कनेक्शन बिठा पाएँ तो आप देख सकते हैं 2 5 3 10। ओके ओके, देखिए आप नीचे जो है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 प्लस 1, इसके नीचे 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1, इसके नीचे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, इसके नीचे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, इसके नीचे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1, इसके नीचे 7 का स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन, ऐसा है। और फर्स्ट वाले में 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो है ना, ठीक है, नीचे फिट आ गया। तो अब ऊपर मुझे पता है नेचुरल नंबर है, नीचे मुझे पता है कि नेचुरल नंबर जो ऊपर है उसका स्क्वायर करेंगे तब प्लस 1 कर देंगे तो नीचे आ रहा है। वो मैंने अभी आपको दिखाया, मैं फिर से यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ऊपर में 1 है, नीचे में 1 का स्क्वायर प्लस 1 है। ऊपर में 2 है, नीचे में 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। ऊपर में 3 है, नीचे में 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। ऊपर में 4 है, ओ मैं ही आ गया बीच में, 4 है, नीचे में 4 का स्क्वायर प्लस 1 है एंड सो ऑन, इसी तरह से चले जा रहा है ये। तो ऊपर तो नेचुरल नंबर है तो इसलिए मैंने ऊपर को n से लिख करके दिखा दिया, और नीचे उसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर प्लस 1 है तो इसलिए मैंने n का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। देखिए आप, ये हमारा तैयार हो गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से ऑलमोस्ट तैयार ही है। बस इसको आपको अब बचे हुए n के बारे में दरअसल आपको थोड़ा सा डिक्लेयर करना है। तो n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और भी कुछ डिटेलिंग है, और वो ये है कि n जो है आप देखेंगे 7, ऊपर में 7 है ना, उससे कम है तो आप लिख सकते हैं स्मॉलर इक्वल्स टू 7, ये एक तरीका हो जाएगा। एक और तरीका हो जाएगा a इक्वल्स टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 और सच दैट n इज स्मॉलर देन 8 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख लिया, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मर्जी है, आप किसी को भी आगे पीछे लिख लीजिए। बस सच दैट वाले पोर्शन को हम सबसे पहले लिख लेते हैं ताकि ये बताते हैं कि ये हमें, ये उसकी जगह हमने ये लिखा है, और उसके बाद n के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि n कैसा है। यही सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, उम्मीद है कि ये जो लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, चलिए इसमें से भी मैं एक दो क्वेश्चन आपको कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं एक कर देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड कर देता हूँ। 3 का 3, ये वाला थर्ड। तो ये जब करूँगा तो आप देखिए इसमें बोला गया है कि सी एक सेट है, और इसको करना कैसे है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। ऑल द एलिमेंट्स को अगर लिस्ट करना हुआ तो इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, x एक इंटीजर है जो माइनस हाफ से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, तो उसके लिए ना नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा 0 हो गया, ये -1 हो गया, और ये 9/2 मतलब 4.5 है ना, तो ये लगा लेते हैं, ये हमारा 10 है। और ऐसे 1 2 3 4 वो तो आप खुद भी समझ सकते हैं। तो 9/2 मतलब यहाँ पे होगा 9/2। ओके, अब बोला गया कि x की वैल्यू 9/2 से छोटी है, उससे छोटी है, और माइनस हाफ से बड़ी है। सॉरी, चलिए यहीं लिख देते हैं, माइनस हाफ से बड़ी है।
तो आपको लिखना क्या है, सारे इंटीजर्स को लिखना है जो -½ से बड़ी है और 9/2 मतलब 4.5 से छोटी है। बहुत आसान है, इंटीजर्स लिखना है। अब आपको इंटीजर का डेफिनेशन पता होना चाहिए, ये नहीं पता होगा तो ये जो बहुत आसान शब्द कह रहा हूँ ये उल्टा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, -½ से छोटा, -½ से और बड़ा, मतलब राइट साइड पे कभी भी जाते हैं तो बड़ा ही होता है, तो -½ से बड़ा यहाँ पे होगा, है ना, ये है -1, और -½ से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 0, ये रहा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये रहा 4। 4.5 से छोटा चाहिए मुझे और इंटीजर चाहिए तो 4 ही होगा ना, 4.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 4 होता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, खत्म। उम्मीद लगाता हूँ कि ये आप सारे के सारे बड़े आराम से बना सकते हैं। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ और नेक्स्ट थ्योरी की तरफ मैं आज आपको लेके चलता हूँ। तो नेक्स्ट थ्योरी की तरफ लेकर के जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ऑफ कोर्स वो थ्योरी ही है। टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट में बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक तरह का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाता हूँ। सिंगलटन सेट होता है पहले, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है। जैसे ए एक सेट है, आप ऐसे समझ लीजिए एक ऐसा घर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी होंगे, एक ही मेंबर होगा उस घर में, उसको, वैसे घर को हम लोग सिंगलटन घर कहेंगे। वैसे घर को क्या कहेंगे, सिंगलटन घर। एक ऐसा घर जिसमें एक फैमिली नहीं, एक मेंबर होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर होगा। अब ये ले लीजिए, मैंने इस घर का एक ही मेंबर बना दिया राम। एक दूसरा घर है बी जिसमें दो मेंबर हैं, कुट्टू और बुट्टू। क्या ये सिंगलटन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें दो मेंबर हैं। ओके, एक तीसरा सेट बना लेते हैं सी जिसमें कि एक ही मेंबर है 0। क्या ये सिंगलटन है, बिल्कुल है। 0 भाई एक मेंबर है, अब वो मेंबर 0 ही है, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, 0 भी तो एक नंबर है, 0 भी तो एक डिजिट है, उसकी भी तो एक वैल्यू है, तो 0 है। बहुत बार लोग सोचते हैं 0 मतलब कुछ भी नहीं है। अरे तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, क्या मतलब, 0 एक एलिमेंट की तरह तो है उस घर में। एक 0 मतलब एक तो ऐसा आदमी जो बिल्कुल बेकार है, किसी तरह का कुछ नहीं है वो, मतलब वो वर्थलेस, आप कह सकते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम उनको वर्थलेस कह सकते हैं, बट है तो आदमी, इंसान तो है, एक प्राणी तो है वो, तो उसको लिख दिया मैंने, तो वो सी है। तो 0 भी उसी तरह से, तो ये सिंगलटन सेट है। मुझे विश्वास है कि आप ये बात समझ गए होंगे, सिंगलटन सेट में ऐसा कुछ है नहीं। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, एक फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं, एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं, एक ही एलिमेंट होगा, ऐसे सेट को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। दूसरा सेट जो कि फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट जिसमें नंबर, संख्या हम गिन सकते हैं, जिसकी काउंटिंग हम कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये इनफाइनाइट सेट है, इसके बारे में मैं पहले के वीडियो में भी बताता रहा हूं। अब यही फाइनाइट सेट, सॉरी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट में अगर 1 2 3 4 5 6 ये लिख के मैं ब्रैकेट डाल दूं तो यही सेट अब फाइनाइट सेट हो गया। पिछला वाला सेट क्या था, इनफाइनाइट था, क्योंकि हमें पता नहीं है वो कहां तक जा रहा है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट या फिर अटमोस्ट, एक ही वर्ड में अगर बोला जाए तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेट है, एंड दैट इज एम्प्टी सेट। नाम से तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है ये, लेकिन ये सबसे अहमियत रखता है। एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा घर जिसमें कुछ भी नहीं हो, मतलब ऐसा घर जिसमें कोई फैमिली मेंबर नहीं रहता, तो उसको दिखाया कैसे जाएगा। ए इक्वल्स टू सिर्फ दो ब्रेसेस लगा के, दो आप ब्रेसेस लगा देंगे, बीच में कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो ऐसा सेट जो है, ये जो सेट ए है, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। किसको कहेंगे एम्प्टी सेट, ये जो घर है, घर का नाम क्या है, ए, हम कहेंगे घर ए जो है, या फिर एक ऐसा घर जिसका आगे नाम ए लिखा हुआ है, वो घर खाली है, उसमें कुछ नहीं है। खाली का मतलब इसमें सिर्फ हवा है और कुछ भी नहीं है। आप एम्प्टी सेट को हवा की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि हवा है इसमें, तो इस घर में कोई एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्या नहीं है, वो सब हटा दीजिए आप।
एक भी एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं होगा, इसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, बहुत बार इस एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा बदल जाता है और वो हम ऐसे करके करते हैं। इसको, इस सिंबल को कहते हैं फाई, PHI, फाई। इस तरह से हम लोग इस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सर्कल लगा लेंगे और एक बीच में ऐसे कर देंगे, दैट इज कॉल्ड फाई। सिर्फ फाई लिख देने का मतलब भी एम्प्टी सेट होता है। लेकिन बहुत बार गलती बच्चे ये कर जाते हैं कि A इक्वल्स टू वो ऐसे लिख देते हैं। अब गड़बड़ हो गया। अब ये हो गया कि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट का नाम है फाई। समझ गए? इस सेट के अंदर, मतलब इस घर के अंदर एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नाम, उस मेंबर का नाम हमारा है फाई। एलिमेंट और मेंबर एक ही बात है। सॉरी। तो फाई को कभी भी अगर आपको लिखना हो, ये सेट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये एक सेट नहीं हो सकता, ये एक सेट हो सकता है। लेकिन इस सेट का मतलब एम्प्टी सेट से अलग है। इस सेट का मतलब है कि एक सेट है, एक घर है हमारे पास जिसका एक मेंबर है और वो मेंबर है फाई। ये हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ये सेट एम्प्टी सेट को दर्शाता है या ये सेट एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, वो गलत है। एम्प्टी सेट को ये रिप्रेजेंट नहीं करता। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कराने का सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीका है, और वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। ये देखिए, एक तरीका और सिर्फ दूसरा तरीका, यही दो तरीका है किसी भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का। अभी तक जो आप सीख रहे हैं उसके हिसाब से सिर्फ यही दो तरीका है। ये भी बहुत बार बच्चे करते हैं कि ऐसे लिख करके और यहां जीरो डाल देते हैं, कहते हैं देखो कुछ भी नहीं है। नहीं, जीरो भी एक एलिमेंट है। ऐसा हो सकता है कि ये सेट जो है एक नंबर्स का बनाया गया और उसमें सिर्फ एक ही नंबर हो, जीरो। उसमें क्या बुराई है? हो सकता है ना। तो सेट के बारे में मैंने डेफिनेशन कल जब आप लोगों को दिया था तो मैंने कहा था कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ एक तरह का ऑब्जेक्ट को जब हम एक जगह इकट्ठा करके लिखते हैं, एक तरह की चीजों को एक घर में रखते हैं, तो उस घर को सेट कहते हैं। और वो जो चीजों को हमने घर में रखा है उन चीजों को एलिमेंट ऑफ द सेट कहते हैं। जैसे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि डॉग के अलग अलग प्रजातियां हैं, है ना। डॉग के अलग अलग ब्रीड है, इंग्लिश में ब्रीड है। तो उन डॉग के ब्रीड को अगर हम एक घर में रख दें, एक रूम में रख दें, तो उस ब्रीड को, मैं नहीं जानता, बहुत सारे ब्रीड के बारे में मुझे नहीं पता है। मान लेते हैं कि क्या क्या होता है, पोमेरियन होता है, पोमेरियन। अगर स्पेलिंग गलत हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं डॉग का एक्सपर्ट नहीं हूँ। और दूसरा क्या होता है, रॉट वाइलर होता है, रॉट, WEILER। फिर से मैं एक्सक्यूज़ लूँगा आप लोगों से अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो जाए तो, क्योंकि मैं डॉग का एक्सपर्ट नहीं हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा पता नहीं और कितने तरह के, हस्की बहुत सुनता रहता हूँ आजकल मैं, हस्की। और एक सिज्जू, SHITZU, दिस इज व्हाट आई थिंक, यही स्पेलिंग होगा उसका, सिज्जू। तो ये कुछ 4 तरह के मैंने ब्रीड लिख लिए हैं। तो ये चारों तरह के ब्रीड के जो डॉग हैं, इसको मैंने एक रूम में रख दिया है। तो ये जो सेट होगा ये कहलाएगा सेट ऑफ डॉग, सेट ऑफ डॉग। इसी तरह से सेट ऑफ कैट, सेट ऑफ पेन्स, सेट ऑफ स्टार्स, सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ इंडियन स्टेट्स, set of set of states in America, set of different states in UK। इस तरह से आप हजारों चीज़ों का, लाखों अरबों, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स बना सकते हैं। गैदरिंग, इकट्ठा करना, है ना। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट बोलेंगे। तो अब इसमें कुछ तो है ही ना, कुछ तो है। अगर आप इसी तरह का सेट, अगर मैं ये कहूँ कि सेट ऑफ नंबर्स होगा तो 0, 1, 2 से लेकर के 9 तक होगा, है ना। सेट ऑफ डिजिट्स, सॉरी, सेट ऑफ डिजिट्स होगा तो 0 से 9 तक होगा। अब किसी वजह से मैं अगर सिर्फ सेट ऑफ ऐसा ही इसी डिजिट को ही अगर 0 से लिख दूं, तो क्या इसमें फैमिली, इसमें मेंबर नहीं है इस घर में, है ना। 0 ही है बट मेंबर तो है। आप कैसे जानते हैं कि 0 की वैल्यू कम है, 9 की वैल्यू ज़्यादा है? कभी तो आप कह दीजिएगा 0 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसके बगैर काम नहीं होगा, और कभी कहते हैं कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो दो बातें नहीं चलेंगी। तो इफेक्टिवली ये सेट, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं हो सकता, ये गलत तरीका है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट को दो ही तरीका है रिप्रेजेंट करने का, वो मैंने आपको
बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इक्वल और इक्विवेलेंट बताने से पहले मैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट बताता हूं। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, अच्छा एम्प्टी सेट के आगे ना द लगता है, द एम्प्टी सेट, अ एम्प्टी सेट नहीं लगता, याद रखिएगा। इसके पीछे भी रीजन है, मैं कभी और देख लूंगा, अगर मुझे लगेगा कि बताना चाहिए तो मैं बताऊंगा। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट हम लोग किसको कहते हैं? अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 लिखा हुआ है और एक दूसरा सेट है बी, उसमें लिखा हुआ बैट, बॉल एंड विकेट। देख सकते हैं ये दोनों वेल डिफाइंड सेट है। पहले वाले सेट में डिजिट्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 3 तक, और दूसरे वाले सेट में बैट्स, बॉल, विकेट, ये क्रिकेट के जो खेलने वाले 3 चीजें हैं उसको लिखे, क्रिकेट में यूज होने वाली 3 चीजों को लिखा गया है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसको हम इस तरह से लिख के दिखाते हैं, आप एन ऑफ ए को पढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या नंबर ऑफ फैमिली इन ए। ए वाले घर में कितने फैमिली है उसको एन ऑफ ए से लिख के हम लोग दिखाते हैं, तो उसमें 3 फैमिली है, एन ऑफ ए इज 3। अच्छा, एन ऑफ बी, इसमें कितनी फैमिलीज हैं? इसमें भी 3 फैमिलीज हैं। तो दरअसल कार्डिनलिटी जो है उसको एलिमेंट क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, वो आंख बंद किए हुए, एलिमेंट कितने हैं इससे मतलब है। सिमिलरली एन ऑफ बी भी कार्डिनलिटी ऑफ बी को दिखाता है, पढ़ा जाता है इसको कार्डिनलिटी ऑफ बी। आसान भाषा में नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेट बी। मकसद हमारा है कि हमें दोनों बात पता होना चाहिए कि इसका ऑथेंटिक वर्ड क्या है, या फिर कह लीजिए इसका वर्ड किस तरह के टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, क्योंकि जब आप सवाल बनाएंगे तो टर्मिनोलॉजी रहेगी, और इसका मतलब आपको आसान भाषा में समझ में आना चाहिए ताकि आप उस सवाल को अच्छे से अपने दिमाग में कॉम्प्रिहेंड कर सकें और फिर समझ सकें। कॉम्प्रिहेंड करने का यही मतलब हुआ। तो एन ऑफ बी कहने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी। दूसरी भाषा में बी वाले घर में कितने लोग रहते हैं, फैमिली मेंबर्स कितने, तो 3 मेंबर्स हैं उसके, तो मैंने लिख दिया एन ऑफ बी इक्वल्स टू 3। अब अगर आप यहाँ पे, तो चलिए 1 2 3 बॉल बैट, अब अगर आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आपको नहीं दिख रहा होता, ये पोर्शन ए और बी तो दिख रहा है और ये पूरा होता ही नहीं, ये गायब होता, तब आप कैसे समझते कि ए में क्या है और बी में क्या है? नहीं समझ पाते ना। तब तो आपको लगता है कि एन ऑफ ए का मतलब 3, अब 3 तो कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 लिखा हो, ये भी संभव है, और जो लिखा है वो भी पॉसिबल है, तो सारी चीजें संभव हैं। तो दरअसल कार्डिनलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग की बात होती है, अंदर में क्या है और क्या नहीं है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बॉल, बैट, विकेट है तो भी हम 3 काउंट करेंगे, इसकी जगह अगर होता अर्थ, मून और वीनस तो भी हम 3 काउंट करते, इसकी जगह 1 2 3 है तो भी हम 3 काउंट करेंगे। मतलब 3 एलिमेंट होने चाहिए, चाहे कुछ भी है, 3 की जगह 10 हो, लेकिन हम काउंटिंग सिर्फ एलिमेंट की करते हैं, क्या है इसकी काउंट, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो कार्डिनलिटी इसी को कहते हैं। अब जब टू सेट्स या मोर देन 2 सेट्स आर इक्वल इन नंबर्स, तो ऐसे सेट को हम लोग इक्विवेलेंट कहते हैं। देन सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। इसको हम लोग इक्विवेलेंट कहते हैं। इक्विवेलेंट जो शब्द है वो सिर्फ यहां सेट्स के लिए नहीं, यूनिवर्सल है, कहीं पे भी होगा तो उसमें एक चीज मिसिंग होगा कि भाई बराबर जैसा दिखना चाहिए वो। तो यहाँ पे अगर 2 सेट है हमारे पास, एक सेट में 1 2 3 दे रखा है, दूसरे सेट में बॉल, बैट और विकेट दे रखा है, तो पूछा गया कि दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं? बिल्कुल जी इक्विवेलेंट है। बट क्या दोनों इक्वल हैं? इक्वल का मतलब जो अभी तक आप गणित में या कहीं जीवन में अपने लाइफ में जहां भी आप पढ़ते रहे हैं, इक्वल का मतलब अभी भी वही है। इक्वल का मतलब बिल्कुल डिट्टो होता है, डिट्टो, एग्जैक्टली एक का फोटोकॉपी होना चाहिए वो, तभी हम उसको इक्वल मानते हैं, अदरवाइज नहीं मानते। तो इक्वल कैसे कहेंगे? क्या सेट ए इक्वल्स टू सेट बी है? तो उसको दिखाने का तरीका होता है ए इक्वल्स टू बी है कि नहीं है। इस केस में तो नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, बिल्कुल सही, दोनों में 3 3 एलिमेंट है, बट दोनों में डिट्टो एलिमेंट नहीं है। हमें दोनों में डिट्टो एलिमेंट चाहिए, बिल्कुल एक सा एलिमेंट चाहिए, हूबहू होना चाहिए, जो इसमें वही उसमें है। तो क्या ऊपर वाले में 1 2 3 है, नीचे वाले में 1 2 3 है?
नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। नीचे वाले में बॉल बैट विकेट है, ऊपर वाले में बॉल विकेट और बैट है, नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? इसको हम लोग इक्विवेलेंट कहेंगे। इक्विवेलेंट। एक और बात यहां बोलना जरूरी है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेट ए एक ले लेते हैं 1 2 3, एग्जाम्पल यही ले लेता हूं, और सेट बी ले लेते हैं 1 2 3 4। अब मैं जैसा बोल रहा था मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अब मैं बोलूंगा कि क्या ए बी के बराबर है, देखना है हमें। तो ए बी के बराबर होने के लिए हम देखेंगे कि क्या ए वाले सारे एलिमेंट बी में हैं। हम देखेंगे कि क्या 1 2 3 बी में है, हाँ 1 2 3 बी में है। ओ हो गया इक्वल। नहीं, अभी नहीं। कैसे? आपको दिख रहा है डिट्टो है दोनों? खुद सोच के देखिए क्या डिट्टो है? अभी तक जो आप बराबर जो इक्वल जो पढ़ते रहे हैं आज तक, उसका क्या मतलब होता है? बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो क्या हम सिर्फ इसी को देख के तय कर लें? जवाब है नहीं। अगर ये देख के तय कीजिएगा तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता अभी आपसे। देखिए ए में 1 2 3 है, दैट इज करेक्ट। बी में भी 1 2 3 है, दैट इज करेक्ट। बट क्या दोनों बराबर है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बी में एक चीज ऐसा है जो ए में नहीं है। बी में एक चीज ऐसा है जो कि ए में नहीं है। देखिए वो है 4। 4 आप देखेंगे कि बी में है और वो ए में नहीं है, इसीलिए दोनों बराबर नहीं है। जबकि ए की सारी चीजें बी के अंदर हैं, फिर भी दोनों बराबर नहीं है। अब दोनों बराबर कैसे मानी जाएंगी? दोनों को बराबर मानने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ए की सारी चीजें बी में होनी चाहिए और बी की सारी चीजें ए में होनी चाहिए। ए की सारी चीजें बी में होनी चाहिए और बी की सारी चीजें ए में होनी चाहिए, तभी ये दोनों आपस में बराबर होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ए की सारी चीजें बी में होनी चाहिए। अगर आप यही देख के रुक जाएंगे तो आपके सामने अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं और दिया है कि ऐसे केस में आप गलत कर जाएंगे, क्योंकि ए की सारी चीजें इस केस में बी के अंदर है। ए में 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है, तो क्या हम इसको देख के मान लें इक्वल है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप इक्वल कैसे मानेंगे? तो ए का तो आपने देखा ही देखा, अब उल्टा भी देखेंगे कि बी का भी सारा चीज ए के अंदर होना चाहिए। तो बी का देखिए 1 2 3 4, उसमें है 1 2 3 4? नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो इक्वल होने के लिए दो कंडीशंस हैं। मैं थियोरेटिकली अब उस पे आता हूं, समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया। यही इसी को मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखूंगा और कुछ नहीं है। जो मैंने आपको समझाया वही अंग्रेजी में लिखूंगा मैं, या कह लीजिए मैथमेटिकल टर्म्स दूंगा उसके लिए। पहला कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इसका मतलब आप जानते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ दोनों की काउंटिंग को बताता है। सिर्फ और सिर्फ दोनों की काउंटिंग को बताता है कि भाई पहले में 3 दूसरे में भी 3। तो ये देख करके अगर आप इक्वल कहेंगे तो गलत कर जाएंगे। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि भाई 1 2 3 था और दूसरे में बॉल बैट और कैट था, विकेट था, तो इक्वल तो नहीं है वो, है ना। डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों में 3 एलिमेंट है, लेकिन फिर भी इक्वल नहीं है। तो ये पहला बात कि ये तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए। अब हम दूसरा देखेंगे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए एंड बी मस्ट बी सेम। ये कि दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। अगर नंबर सेम हो गया तब हम देखेंगे कि भाई सारे एलिमेंट्स दोनों के सेम है कि नहीं है। अगर हैं दोनों सेट में तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल मान लिया जाएगा, और अगर नहीं है तो इक्वल नहीं मानेंगे। सिंपल है। कोई एक चीज इक्वल होगा, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला केस अगर इक्वल हो गया कि नंबर से सिर्फ इक्वल है दोनों का, तो हम कहेंगे कि दोनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। तो इक्वल होने के लिए हमें कितने एलिमेंट्स ए में है और कितने बी में है वो चेक करना पड़ता है। उसके बाद हम एलिमेंट्स को भी चेक करते हैं कि एलिमेंट सारे सेम है कि नहीं है। एक और बात बताना जरूरी है कि अगर सी एक एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 एक सेट है, सॉरी, और 4, और डी एक दूसरा सेट है हमारे पास, डी एक दूसरा सेट है जिसमें लिखा हुआ है 4 1 3 2, तो भी ये दोनों इक्वल होगा। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले के कुछ वीडियोस में मैंने बताया है कि सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अगर ये 1 2 3 4 लिखा हो, ये 4 1 3 2 लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है कि काउंटिंग दोनों का सेम है कि नहीं। इसमें कितने एलिमेंट है? 4। इसमें कितने हैं? 4। और उसके बाद देखना है कि 1 है, इसमें है 1, हाँ है। 2 इसमें है 2, हाँ है।
इसमें 3, इसमें है, हाँ है, 4 है, 4 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर इसी 4 की जगह यहाँ पे 5 होता, एज्यूम कर लेते हैं ये 5 है, अब आपसे पूछा जाता है कि भाई क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल है, तो आप देखेंगे कि क्या नंबर इसका और इसका सेम है, तो आप पाएंगे कि हाँ दोनों का नंबर सेम है। इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 है। एक एक करके चेक कीजिए, 1 है दोनों में, 2 है दोनों में, 3 है दोनों में, लेकिन इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो ये दोनों आपस में सेम, ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं माना जाएगा। तो फिर क्या मानेंगे हम उसको, इक्विवेलेंट मानेंगे। अगर सिर्फ काउंटिंग बराबर है तो इक्विवेलेंट। ठीक है, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसी के ऊपर सवाल है हमारा, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। पहले तो ये देखेंगे कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो देखिए ए एक सेट है हमारे पास, बोला गया कि x जो है z को बिलोंग करता है। z क्या होता है, इंटीजर होता है, मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ है। और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे, आई होप कि आपको मिडिल टर्म आता है, नहीं आता है तो बहुत आप देख सकते हैं कि मेरे वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो 1-2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपको फैक्टराइजेशन के भी वीडियोस उसमें मिलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x सॉरी माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आ रहा है। x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, 2 एंड 3, ये दोनों वैल्यूज हमारी x की आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अब क्या बोला गया कि x जो है z है, z मतलब इंटीजर है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व किया तो हमारी दो वैल्यूज आ गए, और ये दो के दोनों इंटीजर है, तो दरअसल हम सिर्फ ऐसे लिख देंगे। अब क्या है, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? जाहिर सी बात है ये फाइनाइट सेट है। इसमें सिर्फ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो एन ऑफ ए कितना है, 2। ओके, अब हम दूसरा सेट लेते हैं, सेट बी। बोला गया है कि एक्स स्क्वायर जो है वो इवन है, एक्स बिलोंग्स टू जी, एंड एक्स स्क्वायर जो है वो इवन होना चाहिए, मतलब स्क्वायर करने के बाद इवन होना चाहिए। और x जो है वो z है, z मतलब इंटीजर है। तो 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 0 भी ले सकते हैं हम लोग, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, विच इज़ एन इवन नंबर। 0 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 ऐसा चलता रहेगा। क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ऑफ कोर्स दिस इज इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट है। ये वाला हम लेते हैं डी, सॉरी डी इक्वल्स टू, बोला गया एक्स इंटीजर है और एक्स ग्रेटर देन -10 है। तो देखते हैं हम नंबर लाइन पे बना करके, ये रहा हमारे पास -10, ये रहा -10, इससे बड़ा होना चाहिए। तो इससे बड़ा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये रहा हमारा 0, ये रहा 10, इससे बड़ा फिर 10 के बाद 11 12 13 14 16 एंड सो ऑन, तो चलता रहेगा ना। ये बोला कि -10 से बड़ा होना चाहिए, तो -10 से जो बड़ा होगा वो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -9, तो लिखेंगे -9, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। देखिए अब ग्रेटर देन बोला गया है। फिर -8 -7 -6 -5 डॉट डॉट डॉट, और ये चलता रहेगा। तो इसीलिए ये कौन सा सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आप इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट के बीच में फ़र्क कर पाएंगे, और इक्विवेलेंट और इक्वल सेट के बीच में फ़र्क भी कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्वल और इक्विवेलेंट सेट से जुड़े हुए सवाल बताऊंगा, और एम्प्टी सेट से जुड़े हुए क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉसिबल होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको सबसेट का इंट्रोडक्शन दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।